हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इसे अस्त्र मार्क 3 भी कहा जाता है। तो ये एक क्रिटिकल टेस्ट था। इसमें सारे पैरामीटर्स जो हैं टेस्टिंग के वो मीट हुए हैं और इसे एक सक्सेसफुल टेस्ट बताया जा रहा है। लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है वो इसी साल मार्च में किया गया था और वो भी एक सक्सेसफुल टेस्ट था। तो ये इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जो कि फंक्शन में बिल्कुल MBDA मीटियोर की तरह होगी और इसका जो नो एस्केप जोन होगा वो हाईएस्ट होगा। बाकी इस मिसाइल की टाइमलाइन की बात करें तो इसके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उसको हम आने वाले 1 से 2 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो सर्विस इंडक्शन है वो 2025 यानी 2025 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस मिसाइल के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से इस मिसाइल को एडवांटेज मिलता है और उसके बाद आगे चलकर ड्यूल पल्स रॉकेट बूस्टर बेस्ड मिसाइल को भी डिस्कस करेंगे। तो जब हम SFDR की बात करते हैं तो जो चीज़ कही जाती है वो ये कही जाती है कि इसमें थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट है, यानी कि इसका जो थ्रस्ट है उसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ क्या होता है कि जब उनको लॉन्च किया जाता है तो जो इनिशियल रॉकेट बूस्टर होता है वो इस मिसाइल को हायर स्पीड पर ले जाता है, जो कि मैक 4 तक हो सकती है। लेकिन जब वो रॉकेट बूस्टर ख़त्म हो जाता है तो हायर स्पीड पर रेजिस्टेंस और ज़्यादा होता है और मिसाइल बड़ी तेज़ी से अपनी स्पीड जो है वो लूज़ करती है। तो जो एवरेज स्पीड निकल कर आती है वो कंपेरेटिवली कम होती है और जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसे टाइम मिल जाता है एस्केप करने के लिए। साथ ही साथ एनर्जी इतनी कम हो गई होती है कि एवेसिव मनूवर्स में मिसाइल को डॉज भी किया जा सकता है। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि स्पीड को सस्टेन कैसे किया जाए ताकि एंड गेम में इतनी एनर्जी हो कि जो एयरक्राफ्ट है उसके एवेसिव मनूवर को बीट करते हुए मिसाइल उसे स्ट्राइक करे। तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन आए। पहला था सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि रैमजेट मोटर को यूज़ किया जाए। दूसरा था कि एक और रॉकेट बूस्टर को लगाया जाए जो कि एंड गेम में इसकी स्पीड बढ़ा दे ताकि ज़्यादा एनर्जी के साथ मिसाइल एयरक्राफ्ट की तरफ जाए। तो शुरुआत हम करते हैं SFDR मॉडल से। तो रैमजेट जैसा कि हम जानते हैं सुपरसोनिक स्पीड में चालू होता है। इसके लिए आपको अलग से ऑक्सीडाइजर नहीं चाहिए फ्यूल को बर्न करने के लिए। ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को लेता है, इसलिए यहाँ पर एयर डक्ट्स दिए गए हैं। पर यहाँ पर शर्त ये है कि जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक स्पीड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली एक रॉकेट बूस्टर लगाया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट वाला, जो कि मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पे ले जाता है, जिसके बाद रैमजेट मोटर चालू हो जाती है। तो अब यहाँ पर थ्रॉटलेबल का मतलब ये है कि मोटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंद हो सकती है, चालू हो सकती है, ताकि एवरेज स्पीड को मेंटेन कर सके। तो ये अपने पूरे फ्लाइट पाथ में जो एक पर्टिकुलर एवरेज स्पीड है उसको मेंटेन करते हुए टारगेट को रीच कर सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड कंपैरेटिवली कन्वेंशनल मिसाइल से ज़्यादा आ रही है तो जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसको बचने के लिए कम समय होता है। साथ ही साथ एवेसिव मनवर परफॉर्म करने के बाद ये मिसाइल उसको बीट करते हुए स्ट्राइक बड़े आसानी से कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजर नहीं होता है तो मिसाइल के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है फ्यूल को कैरी करने के लिए, जिसकी वजह से इसकी रेंज कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मीटियोर मिसाइल का जो नो एस्केप जोन बताया जाता है वो सबसे हाईएस्ट है। बाकी दूसरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें तो जो ड्यूल थ्रस्ट या फिर ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल होती है उसमें टैंडम अरेंजमेंट में 2 बूस्टर होते हैं। तो जो बूस्टर रॉकेट नोजल के पास होता है वो काफ़ी तेज़ी से बर्न होता है और कंपैरेटिवली अमाउंट में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोपेलेंट की डेंसिटी है उसको ज़्यादा रखा जाता है। तो वो हायर स्पीड अचीव करवाता है मिसाइल के लॉन्च होने के बाद। बाकी जो दूसरा सेक्शन होता है प्रोपेलेंट का उसमें डेंसिटी थोड़ी कम होती है तो वो धीरे बर्न होता है। तो एक बार मिसाइल की जो मेन मोटर है वो बर्न हो जाए और मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद एक पॉज आता है जिसमें कोई मोटर बर्न नहीं होती। कुछ डिस्टेंस तक मिसाइल अपनी स्पीड को लूज करती है, उसके बाद दूसरी मोटर चालू होती है जो कि एंड गेम में फिर से मिसाइल की स्पीड बढ़ा देती है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो बैलेंस आउट होती है और एंड गेम में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से एवेसिव मनवर को बीट करना आसान हो जाता है।
साथ ही साथ एनिमी एयरक्राफ्ट के पास समय भी कम होता है, तो IWER, अस्त्र मार्क 2 और इवन PL-15 जैसी मिसाइल्स जो हैं वो ड्यूल पल्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। तो ये भी काफ़ी डिसेंट मैक्सिमम रेंज दे देती हैं, 150 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है। वहीं पर IWER की बात करें तो ये कंपैरेटिवली छोटी मिसाइल है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम रेंज मिलेगी, पर उतनी ही रेंज में इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर 100 किलोमीटर रेंज बताई जाती है तो ये 50 से 70 किलोमीटर के आसपास काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मिसाइल है, जो कि ऑप्टिमम रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए। तो इन दोनों टाइप की मिसाइल्स का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अस्त्र मार्क 2 का एयर लॉन्च टेस्ट जो है वो इस साल किया जाना था, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। होपफुली ये अगले साल किया जाएगा। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।